हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट वाले सेशन भाई हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट किया था और लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 32 को कवर कर लिया था भाई, जिसमें टोटल 85 क्वेश्चंस दिए गए थे। आज के सेशन में हम लोग अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 33, जिसमें टोटल 125 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कोशिश करेंगे भाई कि सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसी सेशन में कवर कर लें। और आज का जो चैप्टर है भाई, इसमें हम लोग को पढ़ना है सेमीकंडक्टर डायोड। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले भाई हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं कि डायोड में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। डायोड भाई अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है और ये जो बुक है ये वी.के. मेहता का भाई जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक है उसका एक तरीके से यहाँ पे इंडेक्स मर्ज किया गया है। तो हमेशा आपको यहाँ पे ध्यान रखना भाई कि एक बुक में सारा का सारा सिलेबस नहीं मिलेगा आपको, ओके ना। जैसे यहाँ पे सेमीकंडक्टर डायोड है तो भाई ये सारा का सारा सेमीकंडक्टर डायोड का कॉन्सेप्ट इस सिंगल बुक में नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे भाई आपका जो रेक्टिफायर है, तो रेक्टिफायर भाई यहाँ पे सिंगल फेज का पूरा दे रखा है, हाफ वेव भी दे रखा है, फुल वेव भी दे रखा है भाई। लेकिन इसमें 3 फेज यानी 3 फेज में जो रेक्टिफायर पड़ता है ना, 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर, वो एक तरीके से यहाँ पे नहीं दिया गया है भाई, ओके। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पोर्शन यहाँ पे दिया गया है भाई। इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस होता है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे 125 क्वेश्चंस को देखें तो भाई इसमें आपका 3 फेज रेक्टिफायर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है भाई कि 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेवफॉर्म का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ठीक है ना, ये पूछा गया है। फिर आपके फिल्टर सर्किट से जो मैथमेटिकल एनालिसिस है भाई, जैसे रिपल फैक्टर हो गया, रिपल वोल्टेज हो गया भाई, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे रिपल फैक्टर हो गया ना, रिपल फैक्टर भाई हम लोग हाफ वेव फुल वेव में पढ़ते हैं, लेकिन जब फिल्टर सर्किट को एनालिसिस करेंगे वहाँ पे भाई हम लोग को रिपल फैक्टर देखना होता है। जैसे आप हाफ वेव पढ़ रहे हैं फिर फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं भाई, तो जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरीके का मिलता है। ये भाई मेरा हाफ वेव का है ना, सिर्फ हाफ पॉजिटिव के लिए कंडक्ट कर रहा है, नेगेटिव में ऑफ होगा। फुल वेव में देखेंगे तो भाई कुछ इस तरीके का है। तो सीधी सी बात है, ये जो आउटपुट वेव फॉर्म है ये कॉम्प्लेक्स वेव है ना भाई, समझ में आया, ये कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म है। तो उस पर जब फूरियर अप्लाई करेंगे तो भाई वहाँ से पता चलता है कि भाई इसके अंदर AC कॉम्पोनेंट भी है और DC कॉम्पोनेंट भी है, समझ में आया। तो AC कॉम्पोनेंट और DC कॉम्पोनेंट दोनों अवेलेबल हैं, इसीलिए हम लोग देखते हैं रिपल फैक्टर क्या बताता है भाई। रिपल फैक्टर है कि भाई कितना आपका AC वैल्यू है और कितना आपका DC वैल्यू है, या फिर कि AC वोल्टेज कितना है और DC वोल्टेज कितना है, या फिर इसी को आप कह सकते हैं भाई AC करंट कितना है और DC करंट कितना है, समझ में आया बात को। तो भाई ये तो जब आप सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव या फिर फुल वेव पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भाई, लेकिन जब आप फिल्टर यूज कर रहे हैं, यानी ये जो वेवफॉर्म आया भाई, ये जो आउटपुट वेवफॉर्म आया, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बना के दे रहा हूँ भाई। मान लेते हैं मेरे पास ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ओके। यहाँ से जो आउटपुट आया वो हम लोगों ने अपने रेक्टिफायर के अंदर दिया भाई, ठीक है ना, ठीक है। इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम से समझा रहा हूँ मैं आपको। तो जो रेक्टिफायर से जो आउटपुट आएगा वो डायरेक्ट हम लोग लोड पे नहीं देते हैं, क्योंकि भाई इसके अंदर बहुत सारे रिपल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे AC कंपोनेंट है भाई, AC कंपोनेंट DC कंपोनेंट दोनों मिक्स हैं। लेकिन भाई मुझे अगर DC लोड चलाना भाई, मुझे प्योर DC चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर सर्किट यूज़ करेंगे भाई, क्लियर हुआ। अब ये फिल्टर जो है कितना मतलब AC कंपोनेंट को कितना भाई ब्लॉक कर पा रहा है और DC को एक तरीके से अलाउ कर रहा है लोड तक जाने के लिए। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे रिपल फैक्टर पढ़ते हैं कि भाई फिल्टर ने टोटल AC कंपोनेंट में से कितना AC को ब्लॉक किया भाई, क्योंकि कभी भी फिल्टर 100% AC कंपोनेंट को ब्लॉक नहीं करता है, समझ में बात को। तो फिल्टर सर्किट जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर अगेन हम लोग को रिपल फैक्टर पढ़ना होता है, ठीक है। फिल्टर लगाने के बाद जो है कितना AC कंपोनेंट है और कितना DC कंपोनेंट है भाई, क्लियर हुआ। और जब आप बिना फिल्टर के भाई यूज़ कर रहे थे तो बिना फिल्टर से, यानी यहाँ पे रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरीका मिल रहा है भाई। तो इसके लिए फिर हम लोग पढ़ते हैं भाई कि इसके अंदर कितना AC कंपोनेंट है और कितना DC कंपोनेंट है। तो इसके लिए भी हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे रिपल फैक्टर, क्लियर है। और जहाँ पे भी रिपल फैक्टर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग का रिपल वोल्टेज भी आएगा भाई। तो बहुत कुछ जो है भाई इसमें आपका मिसिंग है, क्योंकि ये आपका एक तरीके से
काफ़ी फंडामेंटल बुक है, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जो जो आपका मिसिंग है भाई उसको भी हम यहाँ पे कवर करते चलेंगे पैरेलल में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि इस बुक को आप एक तरीके से परचेस कर लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बाय वीके मेहता एंड रोहित मेहता। मे भी इसका भाई ऊपर वाला कवर का फ़ोटो चेंज हो गया हो न्यू एडिशन में, लेकिन अपने पास भाई ये कॉन्सेप्चुअल बुक रखिए, क्योंकि जब हम लोग एमसीक्यूज़ स्टार्ट करेंगे या फिर अभी आपका एमसीक्यूज़ चल रहा है भाई, खासकर ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर में बहुत सारे चैप्टर है भाई, जैसे पहले आपका ट्रांजिस्टर है, फिर ट्रांजिस्टर बाइसिंग है, फिर आपका सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है भाई, फिर मल्टीपल स्टेज एम्पलीफायर है। तो वहाँ पे हम लोग बार बार एक तरीके से रेफ़र करेंगे भाई कि ये वाले पेज में आप जाके देखिए, क्योंकि भाई हर एक कॉन्सेप्चुअल मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है उसका हर जगह पेज अटैच करना मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो बुक अपने पास रखिए भाई, ताकि आप फटाफट पेज पलट करके आप देख सकें, ओके। और अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो भाई किताब को हमेशा खरीदिए, किताब में भाई पैसा लगाइए आप। तो आज के सेशन को भाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और अगेन जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे भाई उन पे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है क्रिस्टल डायोड। क्रिस्टल डायोड कुछ नहीं भाई, इसी को हम लोग पीएन जंक्शन भी बोलते हैं। तो पीएन जंक्शन या फिर क्रिस्टल डायोड में कितने जंक्शन होते हैं भाई, तो 1 जंक्शन होते हैं। अगला है क्रिस्टल डायोड हैज़ अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो आपको पता है भाई, जैसे अगर मैं यहाँ पे आइडियल डायोड एज्यूम कर लूँ, तो आइडियल डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में ये शॉर्ट हो जाता है भाई, शॉर्ट से तरह बिहेव करेगा, मतलब डायोड के चलते कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है आपका। लेकिन प्रैक्टिकल में आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्लियर है, क्योंकि डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो आप पढ़ेंगे भाई, तो ये तो आइडियल के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकल में यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाना पड़ता है, जिसको हम लोग आरएफ से दिखाते हैं, फिर आरडी से दिखाते हैं भाई, ठीक है ना, जिसको हम लोग डायोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वही भाई कि फॉरवर्ड बाइसिंग में आपका कितना ओम का रेजिस्टेंस शो करता है, तो भाई ओम में होगा आपका 1 ओम 2 ओम ऐसे, मतलब बहुत ही लो रेजिस्टेंस शो करता है ये। वही अगर आप रिवर्स बाइस की बात करें तो रिवर्स बाइस में क्या होगा आपका, ये मेगा ओम में शो करता है भाई, याद रखना है, ठीक है ना। ये सब थ्योरी वाले क्वेश्चन है, याद रखना आपको। अगला है इफ द एरो ऑफ क्रिस्टल डायोड सिंबल इज पॉजिटिव। तो पहले सिंबल देखिए भाई, ये पूरा का पूरा, जैसे यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये पूरा पूरा एरो है भाई, ठीक है ना, इसको एरो बोलते हैं। तो एरो अगर मेरा पॉजिटिव है और बार मेरा नेगेटिव है भाई, तो इसको हम लोग कौन सा बाइसिंग बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द रिवर्स करंट इन अ क्रिस्टल डायोड। तो भाई आपको पता है, अगर आप डायोड को, यानी पीएन जंक्शन भाई, डायोड मतलब पीएन जंक्शन भाई, तो पीएन जंक्शन को भाई मान लेते मेरा पी टाइप है एन टाइप है, तो दोनों को जब पहली बार मर्ज किया तो इधर भाई कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, इधर से भाग गए भाई, तो इधर प्लस प्लस प्लस, और इधर आ गया इसका मतलब माइनस माइनस माइनस, इधर होल्स हो जाएंगे, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन से भाई। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो भाई पी को नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव से, तो इस केस में डिप्लेशन लेयर फैल जाएगा। लास्ट वाले चैप्टर में भाई पढ़ाया था मैंने आपको, चैप्टर में 32 में बताया था कैसे फैलता है डिप्लेशन विड्थ, कैसे एक तरीके से मोटा हो जाता है भाई, ओके। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, ये पॉजिटिव बैटरी इसको खींच लेगा ना, सारे सारे सट जाएंगे। फिर ऐसा समझे ना भाई कि सारे सारे इलेक्ट्रॉन को मालिक खींच लिया इसने, ठीक है, तो सारे सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो सीधी सी बात है ये सारे सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस तरीके से आकर के यहाँ पहुँचेंगे पी टाइप में। पी टाइप में भाई बहुत सारे होल्स हैं, तो होल के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो अब देखिए इस एन टाइप में, पहले एन टाइप क्या था, न्यूट्रल था भाई, तो एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन तो भाई गायब हो गए, क्योंकि बैटरी ने खींच को भाई पी टाइप में डाल दिया। इसका मतलब क्या, इधर के सारे सारे इलेक्ट्रॉन एक तरीके से गायब हो गए भाई। इसका मतलब क्या, सारा सारा क्या हो जाएगा कि भाई ये एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना अपना, सारे सारे एटम पॉजिटिव हो जाएंगे भाई, मतलब आयोन्स बन जाएंगे। और ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें डाल दिया है, मतलब ये पहले न्यूट्रल था लेकिन इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया ना भाई, इसका मतलब क्या, सारा सारा एक तरीके से नेगेटिव तरह बिहेव करेगा, मतलब पूरा डिप्लेशन लेयर फैल जाएगा भाई, समझ में आया। तो ये रीजन है डिप्लेशन लेयर फैलने का रिवर्स बाइसिंग में। लेकिन आप सोचिए भाई कि रिवर्स बाइसिंग में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में भाई, जो इसको मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है भाई, एन टाइप में जो आपके होल्स हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है भाई, उनके लिए आपका ये फॉरवर्ड बाइसिंग तरह बिहेव करता है, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, और इस होल को भाई, ये पॉजिटिव होता है होल, तो भाई ये नेगेटिव टर्मिनल खींचेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है, होल इधर जाना चाहता है भाई, ठीक है ना। तो इसके चलते आपका थोड़ा बहुत करंट बहते रहता है, उसको हम लोग रिवर्स लीकेज करंट बोलते हैं भाई। और ये हमेशा किस में होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है भाई। क्यों, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर बहुत नेग्लिजिबल होते हैं ना भाई, ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर बहुत कम संख्या में है, तो जब ट्रैवल करेंगे भाई इधर से उधर, तो सीधी सी बात है करंट भी बहुत कम मिलेगा। तो हमेशा याद रखना भाई, फॉरवर्ड बाइसिंग में
जो डायोड के अंदर से करंट बहता है वो मिली एम्पियर में होता है, और वही रिवर्स बाइस में जो करंट बहेगा वो माइक्रो एम्पियर में बहता है, उसको हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं भाई, ठीक है ना। यानी डायोड जो है अपने अंदर से बहुत ही स्मॉल करंट कंडक्ट करवा सकता है भाई फॉरवर्ड बाइसिंग में, सिर्फ मिली एम्पियर में, ठीक है। अब यहीं पे क्योंकि यहाँ तक पहुँच गए भाई, तो थोड़ा सा मैं कंपेयर करवा दे रहा हूँ। इधर मान लेते हैं मेरा वैक्यूम ट्यूब्स है, यानी जो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे भाई, और इधर मेरा एक तरीके से सेमीकंडक्टर डायोड है। तो वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या है भाई, इस तरीके का आपका एक ग्लास होता था, इसमें भाई इधर एक प्लेट इधर एक प्लेट, ठीक है ना। इस प्लेट को हम लोग कैथोड बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं भाई, ठीक है। इसको हमारा एनोड है, ये मेरा कैथोड है। तो यहाँ पे बीच में तो भाई पूरा वैक्यूम है ना, कोई गैस ये सब नहीं फिल किया हुआ भाई, कोई भी एटम ये सब नहीं है, कोई मीडियम नहीं है आपका। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस कैथोड को एक बाहर से हीटर लगा के गर्म करते भाई, ठीक है ना। ये हीटर है मेरा, हीटर गर्म, इस कैथोड को गर्म करा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है भाई ओवर एक्साइटेड होकर के भाई बाहर से थर्मल एनर्जी दिया जा रहा है ना, तो ये बाहर आके यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है भाई, क्लियर है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इस कैथोड को भाई नेगेटिव से और इस एनोड को हम लोग पॉजिटिव जोड़ देते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो सीधी सी बात है सारा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कि भाई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया ना, तो सारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनोड खींच लेगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करता है। इसके चलते हम लोग को यहाँ पे करंट कंडक्शन देखने को मिलता है भाई, और ये यूनि डायरेक्शन होगा, क्योंकि कैथोड हमेशा नेगेटिव पे है, एनोड हम लोग का हमेशा पॉजिटिव पे है। तो पुराने ज़माने में हम लोग का इस तरीके का डायोड यूज़ किया जाता था। अब देखिए भाई वैक्यूम ट्यूब जो है, क्योंकि ये दो प्लेट काफ़ी दूरी पे होते हैं, तो भाई इसमें मुझे अच्छा खासा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। मान लो 1000 वोल्ट मैंने अप्लाई किया भाई, समझ गए। और क्योंकि ये कैथोड और एनोड भाई ये प्लेट है एक तरीके से, सॉलिड मेटल है एक तरीके से, ठीक है ना, तो अच्छा खासा ये करंट झेल सकते हैं भाई। इसका मतलब क्या कि भाई यहाँ से आप लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को भी एक तरीके से फ्लो करवा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा आपका। तो सीधी सी बात है, इसमें करंट भी ज़्यादा है, वोल्टेज भी ज़्यादा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर रेटिंग जो होगा वो लार्ज होगा। यानी वैक्यूम ट्यूब में पावर हैंडल करने का जो कैपेसिटी है, जो पावर रेटिंग होता है भाई वो बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज होता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन डायोड। कि भाई सिलिकॉन डायोड का साइज ही छोटा है ना, इसमें मैक्सिमम करंट आप मिली एम्पियर में बहा सकते हैं भाई, ठीक है, क्लियर है। तो करंट ही एक तरीके से कम है भाई, अब वोल्टेज भी आपको अच्छा कम करके देना पड़ेगा। कि भाई इसको बचाने के लिए हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, ताकि खराब ना हो जाए मेरा, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको सोचना है। हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है भाई, मान लेते हैं मेरे पास ये एसी सिग्नल है, यानी एसी सोर्स है भाई, तो यहाँ पे हम लोग डायोड लगाते हैं इस तरीके से, ये डायोड लग गया और यहाँ पे लोड लगता है भाई आरएल, समझ में आया। तो ये आरएल क्या कर रहा है, करंट को लिमिट करने का काम कर रहा है, इसलिए डायोड कभी खराब नहीं होता। तो हमेशा याद रखना भाई, जो पावर रेटिंग होता है यानी पावर को झेलने का जो ताकत है भाई, वो वैक्यूम डायोड में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ सिलिकॉन डायोड। तो भाई 0.7 वोल्ट का होगा, यानी 0.7 वोल्ट इसको चाहिए तभी जा करके ये कंडक्ट करना स्टार्ट करता है भाई, क्लियर है। जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक आप देखिए ना, ये मान लेते भाई मेरा डायोड करंट है और ये मेरा एक तरीके से डायोड वोल्टेज है, फिर ये फॉरवर्ड वोल्टेज भाई जो हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरीके कैरेक्टरिस्टिक बनता है ना करंट का। ये मेरा डायोड करंट है भाई, कितना होता है, सैचुरेशन करंट इनटू e टू द पावर यहाँ पे VT डिवाइडेड बाय NVT -1 भाई, ठीक है। VT जहाँ पे मेरा थर्मल वोल्टेज है, ठीक है, 25 मतलब रूम टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है भाई, 25 मिली वोल्ट बोलते हैं। और यहाँ पे VT नहीं, यहाँ पे VF कीजिए, जो डायोड के क्रॉस आपने वोल्टेज डाल रखा है वो, तो नॉन लीनियर बनता है भाई इस तरीके से, क्लियर है। यानी आपको भाई इतना वोल्टेज देना पड़ेगा, यानी 0.7 वोल्ट देना पड़ेगा, तभी जाकर भाई ये कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, क्लियर है। या फिर ऐसे समझ में नहीं आता भाई तो ऐसे समझिए आप, ऐसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, अभी बस करवा दे रहा हूँ। तो भाई ये P है, N है, तो भाई जब पहली बार हम लोगों ने दोनों को मर्ज किया N टाइप P टाइप को, तो भाई कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ से इधर जंप कर गए भाई, यानी इधर प्लस 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 प्लस, इधर माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना, इधर होल्स होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपका सवाल उठेगा ना भाई कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं उस साइड में जंप किए, सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉन ही क्यों जंप किए। तो भाई रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन अगर जंप करना चाहें तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल बन गया ना, रिपेल करेगा, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, तो आने नहीं देगा भाई, समझ में आया। तो अगर आप रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को भी इस साइड से उस साइड भेजना चाहते हैं तो मुझे बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसको फॉरवर्ड बाइसिंग करना पड़ेगा भाई, P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से। इस केस में क्या होगा, आपका डिप्लेशन वेट पतला हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले सेशन में समझाया था कैसे पतला होता है। तो अब ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है भाई, ये भी एक तरीके इधर से उधर जा सकते हैं और ये होल्स इधर से, उसके चलते हम लोग कंडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो जंक्शन है ना भाई, ये जंक्शन, ये जो बैरियर है, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है आपका 0.7 वोल्ट,
आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है अ क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड एज, तो भाई इसको हम लोग यूज करते हैं ऑप्शन के हिसाब से देखना है तो रेक्टिफायर के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ अ क्रिस्टल डायोड। देखिए भाई डायोड के लिए डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है और एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ भाई कि हम लोग को जो है ना बीच बीच में कॉन्सेप्चुअल बुक पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अगर आप बुक खरीद लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप इसको फिर नोट्स बनाएंगे भाई कितना टाइम वेस्ट होगा। बुक रहेगा तो भाई आप देख सकते हैं ना बार बार, समझ गए। अभी इसको लिखना पड़ेगा अगर आपके पास बुक नहीं है भाई। तो सबसे पहले डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है कि भाई एक डायोड ले लीजिए, ठीक है, और डायोड का मैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो डायोड के चलते जो रेजिस्टेंस आता है भाई इसको मैं आरएफ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। और इसको भाई अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फॉरवर्ड बाइसिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो करंट बहेगा ये मेरा होगा कि भाई मैंने डीसी वोल्टेज अप्लाई किया यहाँ पे वीडीसी, तो इसके चलते जो करंट बहेगा इसको मैं आईडीसी बोल रहा हूँ। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा कितने के बराबर होगा बताइए। आर इक्वल टू क्या होता है, वीडीसी अपॉन आईडीसी। भाई समझ में ये रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं मुझे पता होगा पहले से भाई। फिर मान लेते जो सेल मैं यूज़ कर रहा हूँ है ना, उसका भाई वैल्यू मेरे को पता होगा ना। नहीं पता तो भाई पोटेंशियोमीटर से हम लोग नाप लेंगे भाई कि ये वोल्टेज कितना है बैटरी का, और इसमें जो करंट बह रहा है उसके लिए भाई मैं यहाँ पे एमीटर लगा देता हूँ, एमीटर से नाप लेंगे। तो भाई ये पता है तो दोनों का रेशियो ले लेंगे भाई। तो मुझे डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं यानी डीसी वोल्टेज जब सप्लाई दे रहे हैं तो भाई डीसी करंट बह रहा है, उसके चलते जब हम लोग रेशियो लिया तो भाई ये जो रेजिस्टेंस आएगा इसको बोलेंगे डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भाई। क्लियर है। अब आते हैं एसी पे। तो एसी के केस में क्या है कि भाई देखिए जब आप ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे ना भाई, थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ना होता है बाइसिंग भाई, डीसी बाइसिंग, यानी ट्रांजिस्टर को पहले हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, उसके चलते आपका क्या होता है ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स होता है। ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करने के बाद फिर हम लोग उस पर सिग्नल अप्लाई करते हैं भाई। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे आप सोचिए कि भाई मैंने पहले यहाँ पे डीसी बाइसिंग किया, यानी डीसी सप्लाई दिया भाई, उसके चलते मेरा एक करंट बहा आईडीसी और एक वोल्टेज है वीडीसी, ठीक है भाई। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्योंकि ये करंट बह रहा है ना भाई, तो इसके चलते हम लोग को पता है इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। मान लेते हैं आईडी है और ये मेरा वीएफ है भाई, ठीक है। तो इस तरीके करंट बहेगा ना, ये डायोड का कैरेक्टरिस्टिक से आया आपका, कोई दिक्कत है बोलिए भाई। ये मेरा डायोड करंट है, इस तरीके से वेरी करता है, और ये कितने के बराबर होता है, आई डी इक्वल टू होता है आई एस इंटू ई टू द पावर, यहाँ पे हो जाएगा वी एफ डिवाइडेड बाई एफ के डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, या फिर जो अप्लाई किया वो, ठीक है, ईटा इंटू वी टी -1, ठीक है। ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक से भाई मैंने ग्राफ बनाया। अब भाई मुझे बताइए इसमें केवीएल इक्वेशन भी तो लिखना पड़ेगा ना। केवीएल इक्वेशन के हिसाब से देखिए भाई क्या बनेगा, वीडीसी माइनस यहाँ पे जो भी है आईडीसी इंटू आरएफ है ना भाई, आरएफ इक्वल टू 0, समझ गए। या फिर ऐसा समझना भाई डीसी लोड लाइन कैसे बनाते हैं। मेरा क्या कहना है कि भाई मान लेते हैं अभी ये जो डायोड है ना, इस डायोड के पास मतलब डायोड शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव कर रहा है भाई। तो शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव कर रहा है तो सीधी सी बात है, मतलब डायोड को शॉर्ट कर लीजिए तो इसमें करंट कितना बहेगा भाई, ये वोल्टेज है मेरा रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है इसमें ये देखिए ना वी एफ मतलब अप्लाइड वोल्टेज है ना भाई। तो ये डायोड के क्रॉस वोल्टेज क्या है मेरा, एक तरीके से इसको डायोड का लिख दीजिए, ठीक है भाई। तो डायोड के क्रॉस भाई माना डायोड मेरा शॉर्ट है एक तरीके से, ठीक है, डायोड मेरा शॉर्ट है, यानी डायोड के पास वोल्टेज मेरा 0 है भाई, वीडी मेरा 0, वीडी 0 का मतलब हम लोग यहाँ पे एक तरीके से ओरिजिन पे आ चुके हैं। तो इसमें करंट कितना बह रहा है भाई, करंट बहेगा आई इक्वल टू वी डी सी अपॉन आर एफ भाई, ठीक है ना। तो जब मेरा वी डी सी डायोड के पास वोल्टेज 0 था, करंट कितना बह रहा है, ये बह रहा है आपका वी डी सी डिवाइडेड बाय आर एफ भाई, ठीक है, ये मेरा करंट बह रहा है। अब सेकंड केस में मैं बोल रहा हूँ डायोड मेरा ओपन है भाई। तो डायोड ओपन है इसका मतलब क्या है, डायोड के पास वोल्टेज क्या होगा, कहीं पे कोई करंट नहीं बह रहा तो इसमें ड्रॉप होगा नहीं भाई। तो सारा वोल्टेज कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा डायोड के पास, यानी इस बार भाई मान लेते हैं ये मेरा ये जो वोल्टेज है यहाँ पे भाई इतना वोल्टेज मेरा ये वीडीसी के बराबर है, डायोड वोल्टेज है वीडीसी के बराबर है, समझ में आया। करंट तो इसमें 0 बहेगा ना भाई, इसलिए करंट मेरा 0 है यहाँ पे, इसके सामने देखिए ना करंट मेरा 0 है। तो जो लाइन बनता है ना इसको बोलते हैं डीसी लोड लाइन भाई। और जहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ और ये डीसी लोड लाइन मिलता है इसी को हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं भाई। क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने सबसे पहले डीसी बाइसिंग किया, तो डीसी बाइसिंग के चलते भाई हम लोग का एक लोड लाइन बना, और डीसी बाइसिंग के चलते हम लोग का एक करंट फ्लो हुआ जो कि कैरेक्टरिस्टिक से मैंने दिखा दिया, जहाँ पे दोनों लाइन मैच करते हैं इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट भाई। तो ऑपरेटिंग पॉइंट के हिसाब से आपका इस सर्किट के अंदर क्या है, एक डायोड के क्रॉस वोल्टेज होगा और एक डायोड के क्रॉस करंट होगा भाई। कोई दिक्कत है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, भाई
बाइसिंग करने के बाद इसी के ऊपर हम लोग एक AC सिग्नल अप्लाई कर देना, छोटा सा सिग्नल भाई। ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में आप देखिए भाई, स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ अ डायोड, यानी किसी भी डायोड के ऊपर जब हम लोगों ने बाइसिंग किया भाई, और बाइसिंग करने के बाद इस पर जब हम लोगों ने स्मॉल सिग्नल एक तरीके से डाला, तो ये डायोड कैसे बिहेव करता है ये देखना चाहते हैं। तो डायोड जो है भाई एक स्मॉल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, समझे। ये कॉन्सेप्चुअल है, आपको एडवांस में बता रहा हूँ बस, ठीक है ना भाई। क्योंकि देखिए जब हम लोगों ने DC बाइसिंग किया भाई, तो DC बाइसिंग चलते मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट ये फिक्स है, यानी यहाँ पे भाई ये मेरा वोल्टेज है VD, यही तो वोल्टेज है मेरा, समझ गए। ये DC वोल्टेज था, इसके चलते भाई अब मैंने क्या किया, इस पर एक AC सिग्नल सुपर इम्पोज कर दिया, मतलब AC सिग्नल कुछ इस तरीके मान लेते भाई, और स्मॉल देना, ज़्यादा करेंगे भाई तो ये रिवर्स बाइस में चला जाएगा फिर, ठीक है। इस तरीके का भाई मान लेते मैंने एक AC सिग्नल डाल दिया। तो AC सिग्नल डालने से क्या हो रहा है, अब हम लोग इस वाले भाई AC सिग्नल डालने से क्या हो रहा है ना, वोल्टेज पहले मेरा यहाँ पे फिक्स था इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इस पे AC सिग्नल डाल दिया, तो अब मेरा वोल्टेज क्या होगा, कभी यहाँ आएगा, इसके सामने देखिए ना ऐसे वोल्टेज को कम कर रहा ना, कभी यहाँ आएगा, फिर ये वाला वोल्टेज चलते कभी यहाँ आएगा भाई, ठीक है। तो वोल्टेज मेरा यहाँ पे वेरी करते रहेगा इस तरीके से, समझ में आया। तो बेटर है कि भाई हम लोग यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, नहीं भाई यही चीज़ दिखाया है कि भाई हम लोग का ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे यहाँ पे DC लोड लाइन दिखाएगा भाई, DC लोड लाइन भी बनेगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये आधा अधूरा दिखा रखा है, बेसिक बुक है इसलिए सब चीज़ बताया नहीं इसने, ठीक है। तो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट है भाई, यानी जब हम लोग DC वोल्टेज दिया, कितना DC वोल्टेज मेरा OB के बराबर है, तो भाई DC वोल्टेज पे करंट कितना है मेरा OE के बराबर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पर भाई मैंने एक AC सिग्नल सुपर इम्पोस्ट कर दिया इस तरीके से, तो मेरा वोल्टेज क्या होगा, B से A पे जाएगा, क्योंकि भाई ये इधर जा रहा है ना, फिर A से फिर से B पे आएंगे, फिर B से C पे जाएंगे, फिर से C पे B पे आएंगे, फिर A पे जाएंगे, इस तरीके से भाई हम लोग इसी में वेरी करेंगे। भाई मेरा AC जो सिग्नल डाला है इतना ही इसका मैग्नीट्यूड है भाई, तो इतना ही हम लोग आगे पीछे होते रहेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज वेरी होने से देखिए, जैसे हम लोग का वोल्टेज मान लो B से C पे गए भाई, तो ऑपरेटिंग पॉइंट हम लोग का P पॉइंट से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी करंट मेरा यहाँ पे मिलेगा, इतना करंट मिलेगा भाई। फिर मान लेते भाई हम लोग फिर वापस से कहाँ आ रहे हैं, C पे B पे आ रहे हैं, यानी C से B पे आ रहे हैं भाई, यानी फिर से वापस P पे आ रहे हैं, यानी करंट मेरा इतने के बराबर हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, B से A पे आ रहा है भाई, तो B से A पे आ रहे हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट देखिए पकड़ के चलिए, P से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, यानी करंट मेरा ये आएगा भाई। उसी तरीके से आगे पीछे होंगे तो भाई मेरा यहीं पे करंट ऊपर नीचे होते रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब आते हैं भाई कि AC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो लिखा है ना, चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन फॉरवर्ड करंट भाई, इसी को बोलते हैं हम लोग AC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। इसका पूरा एनालिसिस होता है भाई, ठीक है, मैथमेटिकल एनालिसिस होता है, इस वाले बुक में बहुत ही ऊपर चला है एक तरीके से। तो देखिए हम लोग चेंज इन वोल्टेज देखना चाहते हैं भाई, तो चेंज इन वोल्टेज देखिए, पहले वोल्टेज मान लेते हैं मैक्सिमम वोल्टेज मेरा कितना था भाई, OC था, और मिनिमम वोल्टेज कितना है, OA है। देखिए तो OC माइनस OA, क्योंकि भाई चेंज कैसे बोलते हैं, चेंज का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, हमेशा ध्यान रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वोल्टेज क्या था मेरा, फाइनल वोल्टेज OC था भाई, और इनिशियल वोल्टेज कितना था, OA था भाई। तो फाइनल माइनस इनिशियल तो क्या बचेगा, इतना ही लेंथ तो बचेगा, यानी AC के बराबर बचेगा भाई, सही बात है। अब आइए करंट में, तो करंट में फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है OF है, इनिशियल क्या है OD, तो OF माइनस OD तो क्या होगा, यही तो बचेगा DF, समझ गए। क्लियर है। तो इस तरीके से भाई हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड AC रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कीजिएगा तो जो स्लोप बन रहा है ना, यही तो आपका रेजिस्टेंस है ना भाई, समझ गए। और इस स्लोप, ये जो स्लोप आया ना, इसका भाई फॉर्मूला होता है N इंटू VT डिवाइडेड बाय I होता है भाई, ठीक है ना। I मतलब डायोड करंट, ये फार्मूला होता है, समझे। ये एनालिसिस कीजिएगा तो समझ में आएगा आपको। जहाँ पे ये N नहीं है, ईटा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको आइडियलिटी फैक्टर बोलते हैं भाई। जैसे इसका वैल्यू 1 हो सकता है, अगर बिल्कुल आइडियल डायोड हो तो 1 होगा, अगर सिलिकॉन है भाई तो 2 या फिर 1.5 हो सकता है। VT इसको थर्मल वोल्टेज बोलते हैं भाई, 25 मिली एम्पीयर के लिए होता है ये, मतलब 25 मिली वोल्ट होता है भाई इसका वैल्यू, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये। और ID मतलब डायोड करंट भाई। तो डायोड करंट अभी जस्ट बताया ना भाई, मिली एम्पीयर में फ्लो होता है। तो अब देखिए ओवरऑल मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ भाई। मान लेते हैं हम यहाँ पे DC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप शॉर्टकट में समझिए कि भाई मेरे पास एक डायोड था, इसको मैंने फॉरवर्ड बाइस कर दिया, ठीक है ना। तो हम लोग को पता है जो वोल्टेज अप्लाई कर भाई काफ़ी कम वोल्टेज डालते हैं, मान लो 2 वोल्ट अप्लाई किया तो फॉरवर्ड बाइसिंग भाई रेजिस्टेंस कम शो करता है। तो भाई मान लो जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लो 1 मिली एम्पीयर बह रहा है भाई, ठीक है ना। तो इसमें बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट भाई, सही बात है। तो भाई ये मिली है तो ऊपर 1000 आ जाएगा ना, यानी ओवरऑल कितना आ रहा है
2000 ओम के बराबर। वोल्टेज 2 वोल्ट मत कीजिए भाई, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज काफ़ी लो डालते हैं ना, जब 1 वोल्ट 10 मिली वोल्ट 15 मिली वोल्ट 20 मिली वोल्ट ऐसे करते हैं भाई, ठीक है ना। तो 1 वोल्ट भी अगर मान के चलेंगे तो भाई RF यानी DC के लिए कितना हो जाएगा, वोल्टेज है मेरा 1 वोल्ट, करंट है भाई 1 मिली एम्पीयर, 1 गुना 10⁻³ तो ऊपर जाएगा तो कितना 1000 यानी 1000 ओम के बराबर आएगा भाई, समझ में आया। तो आप देख रहे हैं भाई DC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 1000 ओम के अप्रॉक्स आ रहा है। अब आते हैं AC के केस में। तो AC के केस में भी जस्ट बताया कि इस तरीके का आप एनालिसिस कीजिएगा तो भाई मेरा ये AC डायोड रेजिस्टेंस का फार्मूला बनता है, ठीक है ना, यानी RD इक्वल टू क्या गया, RD AC भाई, ठीक है ना, कितना आ गया, ईटा इंटू थर्मल वोल्टेज डिवाइडेड बाय डायोड करंट। तो ईटा भाई मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं 1 लेके चलते हैं, VT मेरा 25 मिली वोल्ट होता है, मिली मतलब 10⁻³ और डायोड करंट भाई अपने आप में मिली एम्पेयर में होता है, ठीक है ना। मान लेते भाई 1 मिली एम्पेयर, फिर 2 मिली एम्पेयर, जो भी लेना है आपको, ठीक है ना। मान लें 5 मिली एम्पेयर भाई, ठीक है। तो 5 मिली एम्पेयर 5 गुना 10⁻³, ठीक है, तो कट जाएगा दोनों, सही बात है। तो बचा है कितना आपका 5 ओम के बराबर भाई, ठीक है। तो हमेशा याद रखना भाई कि डायोड का जो AC रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू DC रेजिस्टेंस भाई, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि भाई DC रेजिस्टेंस ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इज दैट। तो भाई इसका आंसर दिया है लेस देन AC रेजिस्टेंस, लेकिन भाई ये गलत है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से इसका मोर देन होना चाहिए, ठीक है ना भाई। DC रेजिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू AC रेजिस्टेंस से, इसको आप सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल क्रिस्टल डायोड इज वन विच बिहेव एज अ परफेक्ट। एक मिनट भाई, इधर थोड़ा सा जो है ना आपका ट्यूबलाइट का जो है ना वहाँ पे शेडो आ रहा है, यहाँ से करते हैं। देखिए An ideal crystal diode is one which behave as a perfect dash when forward biased। तो forward biasing में भाई ये कंडक्टर तरह बिहेव करता है। अगला है the reverse resistance and the forward resistance of a crystal diode ratio of। तो भाई देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा ना कि भाई forward biasing में जो आपका डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है भाई वो अप्रॉक्स 1 ओम के बराबर होता है, ठीक है। 1 ओम मतलब भाई अभी पढ़ा ना ओम में 1 ओम 2 ओम 3 ओम ऐसे होता है, लेकिन रिवर्स बाइस में क्या होता है, मेगा ओम में होता है भाई। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप रेशियो देखते हैं तो भाई ये 1000:1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले इसने रिवर्स रेजिस्टेंस लिखा है और फिर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लिखा है भाई, ठीक है। तो आप कह सकते हैं भाई कि रिवर्स रेजिस्टेंस कितना है, 1000 गुना होगा, तो भाई फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का 1 टाइम्स होगा भाई, ठीक है। तो इसे भी याद करने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। लीकेज करंट इन अ क्रिस्टल डायोड इज ड्यू टू। तो भाई लीकेज करंट अभी जस्ट समझाया था, माइनॉरिटी कैरियर कारण होता है, माइनॉरिटी कैरियर भाई, ठीक है ना। और ध्यान देना है कि भाई लीकेज करंट जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लीकेज करंट बढ़ेगा। क्यों भाई, लास्ट वाले क्लास में बताया था कि भाई जो माइनॉरिटी कैरियर होता है कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेकडाउन होने के कारण, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे टूटता है भाई, थर्मल टेम्परेचर के कारण, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे भाई तो कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, उससे चलते माइनॉरिटी कैरियर बढ़ते जाता है, ठीक है। तो वही है कि भाई माइनॉरिटी कैरियर बढ़ रहा है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा है, उसके चलते लीकेज करंट भी बढ़ते चला जाएगा। तो लीकेज करंट हमेशा क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है भाई। आगे बढ़ते हैं। इफ टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इंक्रीजेस, लीकेज करंट क्या होगा, अभी जस्ट समझा दिया भाई, बढ़ेगा आपका, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो भाई कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोवलेंट बॉन्ड टूटने से भाई आपका वहाँ पे मैग्नेटिक कैरियर बढ़ते चले जाएंगे, उससे चलते लीकेज करंट भी बढ़ते चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है द PIV मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इज। तो भाई अभी जस्ट समझाया ना कि भाई जो आपका क्रिस्टल डायोड है ये हर एक मामले में, इसको डिफॉल्ट में याद कर लीजिए कि भाई जो क्रिस्टल डायोड है ये हर एक मामले में क्या है, कमजोर है। किसके मुकाबले, वैक्यूम डायोड से भाई, वोल्टेज के मुकाबले में भी। यानी वैक्यूम डायोड जो है ज़्यादा वोल्टेज झेल सकता है, ज़्यादा करंट झेल सकता है, ज़्यादा पावर झेल सकता है भाई, समझ गए, ज़्यादा पीक इनवर्स वोल्टेज भी झेल सकता है। सबसे पहले समझिए पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, इस पे आते हैं पहले, फिर आते हैं। देखिए भाई जैसे अगर मैं यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूँ तो भाई मान लेते हैं मेरे पास ये डायोड है, ये मेरे पास लोड है भाई, और मान लेते हैं भाई इसको मैं और बेटर तरीके दिखाते हैं तो भाई ट्रांसफॉर्मर ही दिखा देते हैं। जैसे हम लोग का मोबाइल में चार्जर होता है ना भाई, तो मोबाइल में चार्जर क्या है, 220 वोल्ट को क्या करता है, एक तरीके से स्टेप डाउन करता है ना पहले, समझ गए, क्लियर हुआ, इस तरीके दिखा दिया मैंने। तो भाई ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करके भाई ये डायोड में दे रहा है, ये मान लेते हैं एनोड है, कैथोड है, और ये मेरा लोड है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सेकेंडरी के आउटपुट में देखें भाई तो कुछ इस तरीके का आ रहा होगा,
तो ये जो पॉजिटिव साइकिल भाई, तो पॉजिटिव साइकिल में तो डायोड शॉर्ट कर जाएगा, मान लेते हैं आइडियल डायोड है तो शॉर्ट कर गया भाई। लेकिन नेगेटिव साइकिल में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइकिल में ये जो डायोड है भाई रिवर्स बाइस हो जाएगा, समझ गए। और इस डायोड को अगर मैं इस तरीके से जूम करके दिखाऊं तो डायोड कुछ नहीं, पी एन जंक्शन है। इसका मतलब क्या, नेगेटिव साइकिल के लिए ये जो पी है मेरा नेगेटिव हो गया, एन जो है मेरा पॉजिटिव हो गया भाई, समझ में आया। और आपको पता है कि भाई रिवर्स बाइस में भाई अगर ये वोल्टेज अच्छा खासा है तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा भाई, और आपका डायोड जल जाएगा। इसीलिए हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखना होता है कि भाई जिस टाइम में ये कंडक्ट नहीं करेगा, यानी जब ये रिवर्स बाइस होगा भाई, तो उस समय ये कितना वोल्टेज झेल सकता है। जितना ये झेल सकता है उससे ज़्यादा कभी भी एक्सीड नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि उससे ज़्यादा दे देंगे तो भाई आपका यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा और डायोड मेरा खराब हो जाएगा। तो पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब वो है कि जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, यानी जिस साइकिल के लिए कंडक्ट नहीं कर रहा भाई, तो उस नेगेटिव हाफ साइकिल पे ये बिना डिस्ट्रॉय हुए बना हुआ रह सकता है, नहीं रह सकता, टिका हुआ रह सकता है, नहीं रह सकता भाई, समझ में आया बात को। तो हमेशा ध्यान रखना भाई, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका ये डायोड कभी भी खराब नहीं होना चाहिए, समझे। नेगेटिव हाफ साइकिल का जो भी वैल्यू होगा उसको झेल लेना चाहिए भाई, तभी तो। फिर नेक्स्ट आपका हाफ पॉजिटिव साइकिल है तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल भाई आएगा तो जैसे मान लेते हैं जो डायोड का PIV है, यानी पीक इनवर्स वोल्टेज भाई मान लेते हैं 10 वोल्ट, ठीक है ना। लेकिन आपने इसमें जो सिग्नल इनपुट दे दिया भाई, मान लेते हैं आपका मैक्सिमम वैल्यू इसका 15 वोल्ट। तो भाई जैसे ही देखिए फॉरवर्ड बाइस के लिए भाई ये तो कंडक्ट कर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए लो रेजिस्टेंस शो करता है तो उसमें ज़्यादा हीट पैदा होगा नहीं, करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन भाई नेगेटिव हाफ साइकिल जैसी आएगा तो भाई इसका पीक इनवर्स वोल्टेज कितना, 10 वोल्ट, भाई यहाँ पे है 15 वोल्ट आपने दिया। इसका मतलब क्या कि भाई जैसे ही 15 वोल्ट डालेंगे तो भाई यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि भाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा भाई, ठीक है, डायोड आपका खराब हो जाएगा। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है आपको समझ में आया कि भाई जिस समय यानी जिस ड्यूरेशन के लिए आपका डायोड कंडक्ट नहीं करता तो उस समय उसके पास कितना वोल्टेज होता है, उसी को बोलते हैं PIV भाई। तो अभी जस्ट समझाया भाई कि इसको कंपेयर किया गया वैक्यूम डायोड से। तो वैक्यूम डायोड तो भाई साइज में बड़ा है ना, समझ गए। एनोड और कैथोड इसका काफ़ी डिस्टेंस पे होता है भाई, ठीक है। ट्यूब के अंदर ये वैक्यूम ट्यूब है तो भाई एनोड कैथोड इतने दूर पे है, समझ में आया। तो अगर जैसे भाई मान कैथोड है, ये मेरा एनोड है और इस पर मान लेते मैंने इस तरीके का साइकिल दिया तो भाई ये नेगेटिव हाफ साइकिल ये बहुत बड़ा झेल सकता है ना। ये जैसे डायोड मान लेते भाई 20 वोल्ट जैसे 10 वोल्ट ही झेल रहा था, लेकिन भाई ये क्या कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा झेल सकता है ये, ठीक है ना। 10 वोल्ट मतलब क्या, उससे 10 गुना 20 गुना अधिक भी झेल सकता है भाई। कैथोड एनोड बहुत दूर पे है ना भाई, इसको आयनाइज करना बहुत मुश्किल है, समझ गया। और आयनाइज हो भी नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है ना, वैक्यूम एक तरीके से, ठीक है। तो हमेशा याद रखना भाई, सिंपल वे में याद रखना है कि भाई डायोड मतलब क्रिस्टल डायोड के मुकाबले वैक्यूम डायोड का हर एक चीज़ काफ़ी लार्ज होता है, ठीक है। करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग, पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है, सब बड़ा होता है भाई, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, लोअर देन होगा भाई, क्योंकि क्रिस्टल डायोड इज लोअर देन दैट ऑफ द इक्विवेलेंट वैक्यूम डायोड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इफ डोपिंग लेवल ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज। देखिए भाई डोपिंग लेवल बढ़ाने से सबसे पहले आप समझिए कि भाई जो हम लोग का जैसे भाई मान लेते हैं ये P टाइप है और ये N टाइप है, और मान लेते भाई अभी हम लोगों ने लाइट मतलब मॉडरेट डोपिंग किया हुआ है, यानी इसमें होल्स होंगे भाई और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्योंकि भाई ये मॉडरेट डोपिंग है, मान लेते भाई N टाइप और P टाइप को जोड़ा तो भाई यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो है जो भाई यहाँ से यहाँ जम कर गए, तो भाई ये मेरा प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, 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 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना भाई। एक चीज़ समझिए, मॉडरेटली डोपिंग किया हुआ है, इसका मतलब क्या कि भाई जैसे मान लेते हैं यहाँ पे भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है मुझे, मान लेते भाई 1 वोल्ट का बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 वोल्ट के चलते जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसके चलते। तो भाई क्योंकि ऐसा समझिए ना भाई, मतलब डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कीजिए भाई। मैंने बोला कि डोपिंग यहाँ पे बहुत ही मॉडरेट है भाई, ज़्यादा हाईली डोपिंग नहीं है। इसका मतलब क्या कि भाई बहुत दूर दूर एक तरीके से चार्ज कैरियर होंगे इसमें, समझ गए। तो भाई इधर से इधर जो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे भाई, मान लेते इतने दूर के इलेक्ट्रॉन जो है ना भाई, जैसे हम लोगों ने N टाइप P टाइप को मिला है तो भाई इतने दूर के इलेक्ट्रॉन जो है
जंप करके एक तरीके से भाई इधर से इधर आ गए, ठीक है ना। तो इधर आएंगे भाई तो ये होल के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो इतने दूर में भाई इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया ना, चार्ज कैरियर खत्म हो गया तो भाई ये प्लस 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 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और इतने दूर में भाई ये इलेक्ट्रॉन एक तरीके से होल को रिकम्बाइन कर गया तो इतने दूर में भाई माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस 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 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अब आते हैं भाई अगर मैं इसको हैवीली डोप्ड करूं, यानी सेकंड केस लेके चल रहे हैं इस बार भाई, मैंने बोला कि भाई इस बार जो हम लोग का पीएन जंक्शन है काफ़ी हैवीली डोप्ड है, यानी यहाँ पे जो चार्ज कैरियर होंगे बहुत नज़दीक नज़दीक होंगे भाई, समझ में आया बात को। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई इस बार जब एन टाइप और पी टाइप को मिलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम एरिया में ही क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई। तो मान लेते हैं सिर्फ इतने ही दूर के इलेक्ट्रॉन जो है भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे ना, तो इतने ही दूर के इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड में इस साइड जंप करके क्या कर गए, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बना गए भाई, ठीक है ना। तो इधर इतना दूर में भाई माइनस 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 हो जाएगा, कोई दिक्कत है कि भाई डेंसिटी ज़्यादा ना, कम एरिया में ही क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, तो भाई सारे इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाएंगे, तो उतना ही दूर में क्या होगा, आपका प्लस प्लस बनेगा ना, इधर आपका माइनस माइनस बनेगा, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, डिप्लेशन विड्थ पतला है ना भाई, समझ गए। लेकिन यहाँ पे क्या था आपका भाई, मॉडरेटली डोप था, ये बहुत ही लाइटली डोप था भाई, तो उसके चलते क्या है, बहुत दूर तक के इलेक्ट्रॉन जो है भाई इस साइड से इस साइड गए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए। मान यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी है डिप्लेशन लेयर के चलते भाई, ठीक है ना। तो ये कि डोपिंग अगर आप बढ़ा देते हैं तो डोपिंग बढ़ाने से भाई मेरा डिप्लेशन लेयर पतला होता है, और डोपिंग अगर आप कम करते हैं भाई तो डिप्लेशन लेयर बड़ा होता है। तो याद रखना है कि भाई जो विड्थ होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग पे, क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी के हिसाब से सोचिए भाई, फ्री टाइम में आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो लिखा है ना, इफ द डोपिंग लेवल ऑफ क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो डोपिंग लेवल बढ़ा दिया भाई तो जो डिप्लेशन विड्थ था वो तो पतला है एक तरीके से, समझ गए, P हो गया N हो गया भाई, ये तो पतला रहेगा ना, डोपिंग लेवल हाई, इसका मतलब डिप्लेशन विड्थ पतला होगा भाई। इसका मतलब क्या कि भाई, और डोपिंग लेवल बढ़ाने का मतलब क्या है, यहाँ पे भाई बहुत सारे चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इधर होल्स होल्स होल्स, समझे। अब इसमें भाई मान लेते हैं हम लोगों ने फॉरवर्ड बाइसिंग किया, ब्रेकडाउन कब होगा, जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड डालें तभी तो भाई जंक्शन ब्रेकडाउन होगा। तो भाई P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव जोड़ दिया हम लोगों ने। तो ओवरऑल देखिए कि भाई सबसे पहले तो ये समझिए भाई यहाँ पे डोपिंग बहुत ज़्यादा हाई है, तो भाई ये सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और ये सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे भाई। समझते क्या कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करके कहाँ भागना चाहते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा भाई, समझ गए, और ये होल्स को इधर की तरफ खींचेगा, ठीक है ना भाई। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चार्ज कैरियर होने के चलते भाई ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ, और एक तो यहाँ पे बैरियर काफ़ी पतला है भाई बना हुआ, ठीक है ना। तो इनमें देखिए, जैसे मेरा क्या कहना ना, जैसे भाई अगर मैं थोड़ा सा एडवांस चलूँ, जैसे ट्रांजिस्टर में आ जाइए, तो ट्रांजिस्टर में भाई आपने पढ़ा होगा बेस को भाई हम लोग बहुत ही पतला रखते हैं, ठीक है ना। मान लेते भाई ये मेरा एमीटर है, और ये मान लेते बेस है, और ये मेरा कलेक्टर है भाई, ठीक है ना। तो बेस को हम लोग यहाँ पे पतला क्यों रखते हैं, क्योंकि भाई जब एमीटर से यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं भाई, तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं भाई कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन क्या हो, कलेक्टर में पहुँच जाए भाई, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन, या फिर भाई मान लेते 95% इलेक्ट्रॉन जो है कलेक्टर में पहुँच जाए। तो कब पॉसिबल है, जब बेस को पतला करेंगे भाई, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन चलना क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोगों ने बेस एमीटर को, जब हमारा NPN है, तो N को नेगेटिव से, P को भाई हम लोगों ने पॉजिटिव जोड़ दिया, तो ये जंक्शन फॉरवर्ड वाइज हो गया। तो भाई यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, एक तरीके से ये बैटरी खींचेगा ना, ये प्लस वाला खींचेगा, तो भाई इनमें काइनेटिक एनर्जी आता है, ठीक है। तो जो जिनके पास लो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा, वो भाई बेस वाले रीजन में आकर के इधर की तरफ मुड़ जाएंगे, ये बैटरी खींच लेगा। लेकिन जिनके पास अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी होगा भाई, वो क्या करेंगे, वो बेस तक रुकेंगे नहीं, वो बेस से आगे यानी पूरा पार कर जाएंगे भाई, समझना है बात को। अब बोलिएगा कि भाई फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ, क्योंकि भाई इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना, समझ गए। जैसे आप एग्जांपल समझिए ना, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं भाई, और आपने हाथ में पत्थर लिया हुआ है, ठीक है, और ये ग्रेविटी है, तो भाई अगर जैसे मान लेते हैं ये पेन है भाई, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं ये पेन है मेरे पास, ठीक है ना, इस पेन को मैं अगर ऐसे छोड़ दूँ तो भाई पेन नीचे गिरेगा, ये जो भी मेरे हाथ में होगा डायरेक्ट नीचे गिरेगा, ग्रेविटी खींच लेगा भाई इसको, समझ गए। लेकिन वही अगर मैं मान लेता भाई कि मेरे हाथ में ही पेन है, अगर मैं इसको
इस तरीके से फेंको, मतलब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, वर्क डन कर रहा हूँ भाई, यानी इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दूँ। तो भाई ग्रेविटी इस पे नीचे तरफ लग रहा है ना, लेकिन इस बार क्या होगा, ये पेन ऐसे जाएगा, आगे जाएगा और फिर धीरे धीरे ग्रेविटी इस पे एक्ट करेगा भाई, समझ गया, फिर जाके ये जमीन पे गिरेगा, समझ गए। तो ग्रेविटी आप देखिए ना, ग्रेविटी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, लेकिन भाई पेन मेरा डायरेक्ट गिरा क्या, नहीं आगे जा करके गिरा भाई। तो यही चीज़ यहाँ पे समझिए कि भाई एमीटर से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना, एमीटर बेस को फॉरवर्ड बाइस किया, तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो जिन इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा भाई, वो इस वाले, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इन सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, समझ गए। लेकिन जिनका कम काइनेटिक एनर्जी को वही एक तरीके से खींच पाएगा भाई, लेकिन जिनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो क्या होगा, एक तरीके से ये बेस रीजन में आकर के तुरंत बेस रीजन को क्रॉस करके कलेक्टर में पहुंचेगा भाई, ठीक है ना। इतना हिंट काफ़ी है, बाकी हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे वहाँ बात करेंगे भाई, समझ में आया। तो बेस रीजन को पतला रखने का यही रीजन है भाई कि बेस रीजन में आपको इन इलेक्ट्रॉन को रुकने का समय ही ना मिले, और ये माइक्रोमीटर में होता है, बहुत ही पतला है भाई एक तरीके से, समझ गए। तो जो हाईली, मतलब जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है भाई, तो क्योंकि ये रीजन ही बहुत पतला है, तो भाई रुकने का टाइम ही नहीं मिलेगा ना, तुरंत पार कर जाएंगे भाई एक तरीके से ये। अब यही चीज़ यहाँ पे भाई कि हाईली डोप करने के कारण क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे जो डिप्लेशन विड्थ है ये बहुत ही पतला है, समझ गए, ये काफ़ी पतला है भाई, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग किया, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन तो पहले से एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनको खींच रहा भाई, और ये क्योंकि भाई विड्थ काफ़ी पतला है, तो सीधी सी बात है नेगेटिव चार्ज, यानी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव विड्थ है भाई, इनको एक तरीके से क्या करेगा, मतलब यहाँ पे भाई इसके बाद इतना सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगा कि भाई इसको ये पता ही नहीं चलेगा भाई, काफ़ी पतला है ना, पार कर जाएगा ऐसे, क्लियर है। तो इस तरीके से सोचना भाई। और ये सब देखिए, ये सब क्या है भाई, आपको क्वांटम फिजिक्स पे यानी बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके समझना पड़ेगा। ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, ये क्लासिकल फिजिक्स को एक तरीके से यूज़ करके समझाया जा रहा है भाई। तो हर एक चीज़ जो है ऊपर ऊपर समझें तो समझ में नहीं आता है। ओके, ये बस एक रफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि भाई कैसे हम लोग का यहाँ पे डोपिंग बढ़ाने से डिप्लेशन विड्थ पतला होता है, और डिप्लेशन विड्थ पतला हो गया तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन को भाई इस साइड से उस साइड जाने में ज़्यादा एक तरीके से पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे भाई बाहर से पोटेंशियल देने का जरूरत नहीं है, कम वोल्टेज पे भी क्या हो जाएगा एक तरीके से ये क्रॉस कर जाएगा इसको। ओके ना, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है ना भाई, तो वही था कि भाई ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो तो डिक्रीज हो जाएगा भाई आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्रिस्टल डायोड इज डैश डिवाइस। तो क्रिस्टल डायोड क्वेश्चन नॉन लीनियर होता है भाई, यहाँ पे देखिए डायोड का करंट का इक्वेशन लिखा है ना, समझ गए, ID इक्वल टू, तो भाई एक्सपोनेंशियल है कि नहीं है, और इसका भाई कैरेक्टरिस्टिक से भी देख लीजिए, एक्सपोनेंशियल इसका बनता है करंट, ठीक है। तो नॉन लीनियर डिवाइस होता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिस्टल डायोड यूटिलाइजेस डैश कैरेक्टरिस्टिक फॉर रेक्टिफिकेशन। तो भाई ये यूज़ करता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक भाई डायोड के लिए भाई यही तो हम लोग पढ़ते हैं ना, ID इक्वल टू अभी जस्ट जो इक्वेशन लिखा हुआ था, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइस में ये कंडक्ट करेगा और रिवर्स बाइस में भाई ये एक तरीके से ऑफ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज। तो अभी जस्ट बताया भाई, किसी भी डायोड को अगर आप रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा भाई कि इसका पीक इनवर्स वोल्टेज कितना है, कितना ये रिवर्स बाइसिंग को झेल सकता है भाई, समझ में आया। क्योंकि अगर आपका पीक इनवर्स वोल्टेज इसके रेटिंग से अधिक हो गया तो उस केस में आपका भाई डायोड खराब हो जाएगा। ये पेन उठा लेते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इफ डोपिंग लेवल इन अ क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर। अभी जस्ट बताया ना भाई कि जो विड्थ है और जो डोपिंग लेवल है भाई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डोपिंग को अगर बढ़ा देंगे तो विड्थ जो होगा वो घट जाएगा भाई, ठीक है। थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनर डायोड हैज़ अ। तो जीनर के पास भाई एक पीएन जंक्शन होता है, क्योंकि अपने मतलब स्पेशल डायोड के अंदर पढ़ना होता है। स्पेशल डायोड में आपका एलईडी हो गया, जीनर हो गया भाई, आपका वैरेक्टर डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया, स्कॉटी डायोड हो गया, ठीक है ना। तो डायोड का मतलब हमेशा याद रखना एक ही जंक्शन होगा भाई, क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है भाई, एक क्वेश्चन आता है कि भाई जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बाइस में काम करता है, सही बात है। तो अगर हम लोग नॉर्मल डायोड की बात करें तो नॉर्मल डायोड तो भाई रिवर्स बाइस में जल जाता है, खराब हो जाता है। तो जीनर डायोड कैसे रिवर्स बाइस में काम करते रहता है बिना अपने आप को खराब किए हुए,
तो इस पे भी एक सेपरेट लेक्चर मैं आपको दूंगा भाई, ठीक है। जीनर डायोड और जो नॉर्मल डायोड होता है उनमें क्या डिफरेंस ऐसा होता है भाई कि जीनर में रिवर्स पे काम करता है बिना अपने आप को खराब किए हुए, लेकिन भाई नॉर्मल डायोड खराब हो जाता है। तो उसके पीछे का रीजन है भाई हैवली डोपिंग। भाई जीनर डायोड में डोपिंग बहुत लार्ज करते हैं, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएगा, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है भाई, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए कंस्ट्रक्शन पूछ दिया भाई, तो जीनर डायोड में एक पीएन जंक्शन होता है, आगे बढ़ते हैं। जीनर डायोड इज यूज्ड एज, तो भाई इसको हम लोग यूज़ करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, यानी कांस्टेंट वोल्टेज जहाँ पे भी चाहिए होता है वहाँ पे भाई, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में सारा चीज़ पढ़ाया गया भाई, न्यूमेरिकल भी एक तरीके से जितने भी क्वेश्चंस थे आपके वीके मेहता के अंदर भाई वो करवा दिए गए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है डोपिंग लेवल इन अ जीनर डायोड इज, तो भाई हैवली डोप्ड होता है ये, ठीक है ना, यानी क्रिस्टल डायोड से ज़्यादा डायोड होता है भाई। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ भाई कि जीनर खराब क्यों नहीं होता है। देखिए भाई, जैसा अगर हम लोग नॉर्मल डायोड की बात करें तो ये मान लेते मेरा पी रीजन है, एन रीजन है, मेरा प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। मैंने क्या बोला भाई कि जो जीनर होता है ना वो हैवली डोप्ड होता है, यानी अगर ये नॉर्मल डायोड है भाई तो नॉर्मल डायोड भाई मान लेते हैं इसमें कितने हैं, मान लेते हैं 3 3 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भाई मान लेते 6 होल्स, ठीक है ना। इतना डोपिंग किया हम लोगों ने। लेकिन जो जीनर डायोड होगा भाई, तो जीनर डायोड में क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा डोपिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पी टाइप, एन टाइप, यानी इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, क्लियर है। और क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डोपिंग बहुत लार्ज किया हुआ है तो सीधी सी बात है इसका जो डिप्लेशन विड्थ होगा भाई वो बहुत ही थिन बनेगा, समझ में आया, बहुत ही पतला। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे मोटा बनाते हैं भाई, ठीक है ना। मान लेते हैं इतने दूर में आपका ये इसका डिप्लेशन विड्थ फैला हुआ है, ठीक है भाई। क्योंकि बहुत दूर दूर चार्ज कैरियर था ना भाई, तो बहुत दूर दूर के चार्ज कैरियर एक तरीके से इस साइड से उस साइड जंप कर गए और फिर यहाँ पे आपका डिप्लेशन लेयर बन गया। फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इस साइड से उस साइड जा नहीं पाए भाई, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बैरियर की तरह बिहेव कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को उधर जाने नहीं दे रहा भाई, रिपेल कर दे रहा है भाई। ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये भी आयोन से यहाँ पे नेगेटिव है भाई, तो ये नेगेटिव कभी भी जाने देगा क्या, नहीं जाने भाई, रिपेल करेगा ये, समझ गए। तो क्योंकि यहाँ पे डोपिंग लेवल बहुत कम था भाई, तो बहुत दूर से मतलब बहुत लार्ज एरिया से भाई, मान लेते हैं यहाँ से 3 3 6 3 3 6, ठीक है भाई, इधर से 6 इधर से 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इधर गए और 6 होल्स इधर आए भाई, क्लियर है। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाकर रिकम्बाइन कर गए। अब यहाँ पे आते भाई और मान लेते भाई यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जाने के चलते यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये मान लेते भाई मेरा 2 वोल्ट का बन रहा है, ऐसे समझ गया। और ये मान लेते भाई मेरा विड्थ है, विड्थ मान लेते हैं यहाँ पे कितना 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे भाई क्योंकि ये हैवी डोप्ड है तो भाई मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ, ये मेरा नॉर्मल डायोड है, मेरा जीनर डायोड है भाई। तो मान लेते हैं कि भाई मुझे भी यहाँ पे सेम एक तरीके से 2 वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, ठीक है ना भाई, 2 वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे भी इधर से 6 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए इस साइड में, तो भाई यहाँ से जो 6 इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बहुत कम एरिया से निकलेगा ना भाई, क्योंकि काफ़ी हैवली डोप ना, छोटे से एरिया से ही भाई 6 इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जो डिप्लेशन विड्थ बनेगा बहुत ही पतला बनेगा भाई, क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब देखिए कि भाई यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप के उतना ही मैंने यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिया, तो भाई सीधी सी बात है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये विड्थ जो है भाई मान लेते हैं विड्थ जो है मेरा 1 सेंटीमीटर है। तो भाई हम लोग को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बाई वोल्ट पर मीटर होता है ना इसका यूनिट, समझ गए। जैसे आप भाई मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेट है और ये मेरा दूसरा प्लेट है, प्लस से जोड़ दिया माइनस जोड़ दिया, तो भाई ये प्लस वाला टर्मिनल क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी प्लेट प्लस 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 और ये खींच के इसको सारा इसको दे देगा माइनस 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 माइनस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना के नहीं बना, बोलिए समझ रहा बात को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होगा, जो आपने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया वो, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे जो डिस्टेंस आपका है भाई 2 प्लेट के बीच में डिस्टेंस है वो, तो दोनों के एक साथ मर्ज किया तो क्या आएगा, इक्वल टू V/D भाई, समझ में आया। तो अब देखिए भाई क्योंकि यहाँ पे भाई 1 सेंटीमीटर का जो यहाँ पे जो वेट था भाई काफ़ी पतला है, नहीं इसको बोला मैंने 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन दोनों जगह भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से सेम बन रहा है, यहाँ पे 2 वोल्ट का बन रहा है, यहाँ पे भी भाई 2 वोल्ट का बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये क्या है, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, समझ, यहाँ पे डिस्टेंस कम है ना, विड्थ बहुत कम है भाई,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा लार्ज होगा। अब यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, तो भाई डिस्टेंस मेरा यहाँ पे क्या है, एक तरीके से लार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, समझ गए। सेम नंबर ऑफ चार्ज इधर से उधर गए, लेकिन भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दूर तक फैला हुआ ना भाई, डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ज़्यादा है, समझ में आया। अब आते हैं आगे भाई, मान लेते हैं कि भाई मैंने इसको रिवर्स बाइस किया, ध्यान समझिए, इसको मैंने रिवर्स बाइस किया भाई, क्योंकि जीनर रिवर्स बाइस में काम करता है ना, तो पहले नॉर्मल डायोड को देखते भाई रिवर्स बाइस में कैसा बिहेव करता है, इसको भाई नेगेटिव से इसको मैंने पॉजिटिव जोड़ दिया, कोई दिक्कत है, और ये सब भाई मिटा देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ओवरऑल हो गया क्या कि भाई इसमें जो माइनॉरिटी कैरियर हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें जो है भाई होल्स, ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है ना भाई, ये इलेक्ट्रॉन है और ये मेरा होल्स है भाई, तो इधर जाने की कोशिश करेगा और ये इधर आने की कोशिश करेगा, सही बात है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि भाई ये जो डिप्लेशन विड्थ के चलते कि भाई यहाँ पे जैसे हम लोगों ने रिवर्स बाइस किया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा और फैल जाएगा, मतलब ये विड्थ और फैल जाएगा ना भाई, समझना बात को, विड्थ और फैल जाएगा एक तरीके से। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ ना भाई, कि मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर चलना स्टार्ट किया इसने, तो जब ये चलेगा तो बीच बीच में आयोन्स भी तो हैं, देख रहे हैं ना, ये सारे आयोन्स है भाई, प्लस वाले माइनस वाले, तो भाई इस आयोन्स के अंदर आपके और भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझ में आया। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पास अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी है, कि भाई ये बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चलते क्या होगा, इन आयोन्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई उससे टकराएगा और उसको नॉकआउट करके बाहर निकाल देगा भाई, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन भाई आगे वाले से टकराएगा, फिर उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो यहाँ पे जो पूरा डिप्लेशन विड्थ है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आकर के इधर से जो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे भाई वो आकर के टकरा रहे भाई, अंदर में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं ऑर्बिट के अंदर उससे टकरा रहे भाई, यानी यहाँ पे कॉलिजन हो रहा है। कॉलिजन होने के साथ साथ ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जैसे आम कैसे तोड़ते हैं भाई, पत्थर मारते हैं तो पत्थर लगने के कारण क्या आम भी तो टूट जाता है ना, तो उसी तरीके समझिए इलेक्ट्रॉन जब इसे टकराएगा तो भाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा उसको भी बाहर लेके आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आगे वाले से टकराएगा भाई, तो यहाँ पे कॉलिजन हो रहा है भाई, और कॉलिजन के साथ साथ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ते चला जा रहा है, तो कॉलिजन के चलते हीट पैदा होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है भाई, तो करंट भी एक तरीके से बढ़ते चला जाएगा, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा सफिशिएंट हीट पैदा हो जाता है भाई कि ये जल जाएगा भाई, ठीक है ना, और उसके लिए आपको यहाँ पे अच्छा खासा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब आते हैं यहाँ पे, इस केस में देखिए क्या होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आपका विड्थ बहुत ही पतला है, विड्थ बहुत ही पतला है, इसका मतलब ध्यान समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, विड्थ बहुत ही पतला है। तो भाई इधर से मान लेते ये माइनॉरिटी चार्ज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इधर से चलना स्टार्ट किया भाई, क्योंकि बाहर से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है ना, इसको नेगेटिव से और इस वाले को भाई हम लोगों ने पॉजिटिव जोड़ दिया। तो क्योंकि भाई ये रीजन ही बहुत थिन है, तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है ना, तो यहाँ पे भाई जो आयोन्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है भाई कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे जो आयोन्स बैठे हुए हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है भाई उनसे जाके कोलाइड करे, फिर टकरा जाए भाई, समझ में आया। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है ना भाई, क्योंकि बहुत पतला है, सिर्फ इतना ही दूर में भाई आयोन्स बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे भाई ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, फैल चुका है, समझे। अभी तो ये रिवर्स बाइसिंग किया तो और फैलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसको भाई बहुत दूर तक, मतलब बहुत दूर तक क्या दिख रहा है, ये पूरे आयोन्स दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई किसी ना किसी आयोन्स के अंदर जो ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उनसे टकराने का चांसेस ज्यादा है भाई यहाँ पे, समझ गए। लेकिन यहाँ पे ना के बराबर है, क्योंकि बहुत ही पतला होता है भाई, ये तो मैंने जूम करके दिखाया एक तरीके से, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन भाई इधर से उधर जंप करेगा, यानी डिप्लेशन विड्थ को जंप करेगा भाई, तो बहुत कम चांस होता है भाई यहाँ पे कॉलिजन हो किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ जो ऑर्बिट में बैठे हुए हैं, क्लियर हुआ। उसके चलते यहाँ पे भाई मतलब कॉलिजन ना के बराबर हो रहा है, तो हीट भी ना के बराबर पैदा होगा भाई, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हम लोग को पता है भाई जीनर डायोड में रिवर्स बाइसिंग करते हैं, तो भाई जीनर अपने अंदर से क्या करता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बहा सकता है भाई, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखेंगे तो भाई रिवर्स बाइस में काम करता है ना, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। मान लो VZ है भाई, जीनर वोल्टेज, यहाँ से करंट एक तरीके से जितना चाहिए उतना ले सकते हैं आप, ठीक है, मतलब उतना ही जितना ये सह सके भाई। तो अब देखिए ये इतना लार्ज करंट आता कहाँ से है, तो भाई ये तो रिवर्स बाइस में माइनॉरिटी कैरियर होता है, तो माइनॉरिटी कैरियर यहाँ पे भाई बहुत कम इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसके चलते इतना लार्ज करंट थोड़ा ना मिलेगा। तो होता क्या है भाई, क्योंकि हम लोग को पता है कि भाई अभी जस्ट समझाना है भाई यहाँ पे डिस्टेंस कम है, डिप्लेशन विड्थ का डिस्टेंस बहुत कम है,
ठीक है ना। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने के कारण क्या है, ये जो आयोन्स बैठे हुए हैं ना, इसको थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये समझिए भाई, मान लेते मेरे पास ये मान ले भाई प्लस 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 प्लस, और ये मेरा माइनस 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 माइनस, ये 2 प्लेट था। इसको इस प्लेट को भाई बैटरी के पॉजिटिव से, इसको नेगेटिव से, तो भाई इस तरीके यहाँ पे प्लस प्लेट बन गया, ये नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है ये, समझ गए। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में भाई मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम रख दिया भाई, तो फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, सही बात है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूँ, तो वोल्टेज बढ़ा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बढ़ते जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़ा ना भाई, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। इसका मतलब क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं वैलेंस बैंड में, इन पे भाई ये खींचेगा ना, ये प्लस वाला इसको खींचेगा भाई, समझ गए। तो वोल्टेज और फर्दर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो ऐसा टाइम आएगा भाई कि यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए भाई, इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, नॉकआउट कर लेगा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा भाई। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे समझिए, ये जो डिप्लेशन विड्थ है ना भाई, ये जो डिप्लेशन विड्थ है, इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के जूम करके समझाता हूँ कि भाई डिप्लेशन विड्थ में क्या हो रहा है। क्योंकि डिप्लेशन विड्थ से ही आपको बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, समझ में आया कैसे मिलता है, समझिए इसको। क्योंकि भाई ये विड्थ बहुत पतला ना, इसका मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लार्ज है भाई। तो एक आयन्स को देख लेते हैं, नेगेटिव आयन्स को भाई, इसके ऑर्बिट में और भी तो इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे ना भाई, समझ में आया बात को। ये पॉजिटिव आयन्स, इसमें भी भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्लियर है। तो क्योंकि भाई ये एक तरीके से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरीके से रखे गए हैं, तो भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो बाहर का जो पोटेंशियल है भाई, ये जो वोल्टेज है, ये दोनों मिलकर के भाई रिवर्स बाइस में क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, ये प्लस या माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, और यहाँ पे देखिए प्लस या माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाता है ना भाई रिवर्स बाइसिंग में। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे इन आयोन्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं उन पर इतना ताकत लगता है कि भाई यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं भाई, नॉकआउट हो जाते हैं, क्लियर है, समझ में आया। और क्योंकि ये विड्थ बहुत पतला है, तो अब यहाँ पे कोई चांस नहीं बनता भाई कि ये इलेक्ट्रॉन निकला तो आगे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन का टकराए भाई, समझे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा, इस वाले आयन से निकल जाएगा, इस वाले आयन से निकल जाएगा भाई, क्लियर है। तो माइनॉरिटी कैरियर तो बहुत ना के बराबर थे, लेकिन भाई यहाँ से भी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, समझ गए। तो इसके चलते भाई मुझे बहुत ही लार्ज करंट देखने को मिलता है भाई, क्लियर हुआ। तो यही रीज़न है कि भाई नॉर्मल डायोड आपका ख़राब नहीं होता है, लेकिन मतलब ख़राब हो जाता है, लेकिन जीनर भाई कभी भी ख़राब नहीं होता है भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वही था, डोपिंग लेवल इन जीनर डायोड इज मोर देन, ज़्यादा करते हैं ताकि डिप्लेशन विड्थ पतला हो सके। अगला है जीनर डायोड इज ऑलवेज, तो जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बाइस में काम करता है भाई, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जीनर डायोड यूटिलाइजेस, तो भाई ये हमेशा रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक पे काम करता है। अगला है इन अ ब्रेक डाउन रीजन अ जीनर डायोड बिहेव लाइक अ, तो जीनर डायोड भाई कैसे बिहेव करता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स तरह बिहेव करता है, समझ गए। क्योंकि भाई इसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज़ करते हैं, इसके लिए आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा तभी क्लियर होगा भाई, ऐसे क्लियर नहीं होगा, समझ गए। जीनर का आपको भाई थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, जो वी के मैथा कॉन्सेप्चुअल बुक वाले कोर्स में करवाया गया है, तब समझ में आएगा। ये एमसीक्यू चल रहा है आपका, यानी पूरा का पूरा जो पढ़ा है आपने उसका निचोड़ है ये, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर सकते भाई। अगला है जीनर डायोड इज डिस्ट्रॉयड इफ इट इज, जीनर डायोड कब खराब हो जाएगा, जब इसके अंदर भाई जितना करंट झेलने का ताकत है उससे अधिक अगर आप फ्लो करवा देते हैं तो वही है कि भाई कैरी मोर देन रेटेड करंट, भाई रेटेड करंट भाई उससे ज़्यादा फ्लो कराना तो खराब हो जाएगा। अगला है सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन जीनर सर्किट, देखिए भाई ये करंट को लिमिट करने के लिए होता है भाई, ठीक है, करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए भाई यहाँ पे लगा ना, यहाँ पे जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो भाई ये सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा रहा है ना, क्या करता है, ये करंट को यहाँ से लिमिट करता है भाई, जो आई करंट जा रहा है इसको लिमिट करने का काम करता है, ठीक है। किसी भी डायोड के साथ जो हम लोग सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसका काम ही होता है करंट को लिमिट करना। करंट को लिमिट करना मतलब क्या, डायोड को प्रोटेक्ट करना भाई डैमेज होने से, ठीक है। तो प्रोटेक्ट द जीनर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ जीनर डायोड इज अ, तो भाई ये क्योंकि एक डायोड है भाई तो उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम, कि भाई रिवर्स बाइस में हमेशा इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है ना, मतलब वीजेड पे आपका ये लार्ज करंट दिखाता है भाई, ठीक है। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक होता है भाई, तो वैसे हम लोग रिवर्स बाइस में काम करते हैं भाई, ये नॉन लीनियर होता है, ठीक है, क्लियर है। अगला है अ जीनर डायोड हैज डैश ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो भाई होता है शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज। शार्प ब्रेकडाउन मतलब क्या कि भाई वीजेड पे जैसे ही आएंगे ना, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोनों को मैं मर्ज करवाता हूँ भाई। अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा ना कि भाई
ये डोपिंग मतलब जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें कम डोपिंग किया जाता है, इसमें ज़्यादा डोपिंग किया जाता है। और अभी हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया ना भाई, क्वेश्चन किया था ना कि भाई जिसमें डोपिंग कम होता है तो भाई इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज डालना पड़ेगा, और इसमें ब्रेक डाउन के लिए भाई कम वोल्टेज डालना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का यानी एक नॉर्मल डायोड और एक जीनर डायोड भाई, दोनों का अगर हम लोग यहाँ पे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक देखें तो भाई मान लेते हैं ये मेरा एक तरीके से नॉर्मल डायोड का एक तरीके से भाई वोल्टेज है, यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज है भाई। ठीक है, लेकिन जीनर क्यों भाई हैवली डोप्ड है ना, तो हैवली डोप्ड इसका मतलब क्या, कम वोल्टेज में ब्रेक डाउन कर जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तो भाई मान लेते हैं मेरा जीनर का है। ठीक है, कुछ इस तरीके का बनेगा, ये वीजेड है भाई, तो वीजेड का हमेशा ब्रेक डाउन वोल्टेज कम होता है भाई। ठीक है ना, और ये शार्पली ब्रेक डाउन है ना, मतलब यहाँ तक तो ब्रेक डाउन नहीं किया भाई, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने जब वोल्टेज बढ़ा दिया, हल्का सा और वोल्टेज बढ़ाया तो करंट एक तरीके है शार्पली कंडक्ट कर रहा है भाई, समझे, इसी को बोलते हैं शार्पली ब्रेक डाउन भाई। ठीक है, अचानक से ये ब्रेक डाउन हो जाता है, हल्का सा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला है यहाँ पे फिगर दिखा रखा भाई, आपसे पूछा एसी रेजिस्टेंस क्या होगा क्रिस्टल डायोड का, तो भाई अभी जस्ट बताया था एसी रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज। तो फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए, फाइनल मेरा 1.1 है, इनिशियल मेरा 9 है भाई, यहाँ से यहाँ देखिए ना, ये 1.1 है, इसमें इनिशियल मेरा 0.9, तो 0.9 10 11 यानी कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा भाई चेंज इन वोल्टेज। और चेंज इन करंट कितना है, मैक्सिमम 20 था और मिनिमम आपका 10 था, यानी 10 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ये। अच्छा एक चीज़ और समझना भाई, देखिए यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। सबसे पहले आप अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखते हैं y = mx + c, तो y पे हम लोगों ने क्या दिखा रहा है, y पे हम लोगों ने यहाँ पे फॉरवर्ड करंट दिखा रखा भाई, ये y एक्सिस है ना भाई, तो y एक्सिस पे करंट को दिखा रखा, तो करंट लिख दिया, m को वैसे छोड़ दिया, m इसको बोलते हैं भाई ये जो स्लोप बना हुआ है। ठीक है, m का मतलब स्लोप होता है, x एक्सिस पे क्या दिखाया हम लोगों ने, वोल्टेज दिखाया भाई, फॉरवर्ड वोल्टेज, और प्लस c, तो c छोड़ देता है फिलहाल के लिए। मुझे पता है यहाँ पे स्लोप का मान क्या है कि भाई यही रेजिस्टेंस है ना, इसी को रेजिस्टेंस बोल, स्लोप यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा भाई। तो m क्या आ रहा है, m आ रहा है आपका IF/VF भाई, यानी करंट अपॉन वोल्टेज आ रहा है, समझे। ये जो स्लोप है भाई ये आपका करंट अपॉन वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब क्या, करंट अपॉन वोल्टेज क्या होता है, कंडक्टेंस होता है भाई, ना कि रेजिस्टेंस, समझ गए। ये G के बराबर है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, रेजिस्टेंस पूछा है भाई, इसका मतलब क्या कि भाई G जो होता है 1/R के बराबर होता है, समझ गए। तो G का मान कितना है, G का मान है मेरा यहाँ पे IF/VF। तो अगर मुझे R चाहिए, इसका मतलब इसका उल्टा करना पड़ेगा, R/1, इसका मतलब क्या है G/1, मतलब 1/G भाई, समझ गए, 1/G, 1/G कहना मतलब इसको पलट दीजिए आप, VF/IF करना पड़ेगा, समझ में आया, तब जाके रेजिस्टेंस मिलेगा। अब देखिए चेंज इन वोल्टेज कितना है 0.2, और चेंज इन करंट कितना है भाई 10, कितना आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और समझिए भाई, ये मिली एम्पियर में है, करंट मेरा मिली एम्पियर में है, समझ गए। तो ये 10 यानी ये मैक्सिमम वोल्टेज 20 10 यानी 10 आएगा, यानी ये तो हो गया भाई आपका 0.2 वोल्ट, और ये आएगा कितना 10 मिली एम्पियर, कितना हो जाएगा 0.2 मिली का मतलब ऊपर 1000 चला जाएगा और नीचे आपका 10 है भाई। तो पॉइंट ले लेते हैं, एक बार आ जाएगा 2 0 से, ये 1000 है ना भाई, 2 0 कट जाए तो कितना आएगा आपका 20 ओम के बराबर आएगा, थर्ड आंसर आएगा भाई। ठीक है, इसका आंसर एक बार देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट भाई, बुक कहाँ है, तो ये ध्यान देना भाई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये सब आपको आना चाहिए, मतलब घुमा फिरा करके जो है ना भाई आपको सब मतलब A to Z पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी आप बाईपास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल सही भाई 20 ओम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पे बल्क रेजिस्टेंस पूछा है भाई, एक मिनट भाई, ठीक है, आपसे यहाँ पे बल्क रेजिस्टेंस पूछा। तो बल्क रेजिस्टेंस कुछ नहीं, आप जब एन टाइप और पी टाइप को एक साथ जोड़ते हैं ना भाई, ये पी रीजन हो गया एन रीजन हो गया, तो इन दोनों के चलते भाई पी टाइप के चलते कुछ रेजिस्टेंस है, एन टाइप के चलते कुछ रेजिस्टेंस, तो दोनों के चलते जो रेजिस्टेंस आता है उसको हम लोग बल्क रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये बोल रहा है भाई रेजिस्टेंस ऑफ पी रीजन कितना है 6 ओम है, और एन रीजन का भाई 3 ओम है, तो बल्क रेजिस्टेंस दोनों को जोड़ना होता है, ठीक है ना। तो 6 + 3 करेंगे यानी 9 ओम हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एज्यूमिंग डायोड D1 एंड D2 इन फिगर बी आइडियल, द करंट थ्रू देम विल बी। तो भाई आपको यहाँ पे करंट बताना है, और ये दोनों डायोड आइडियल है भाई, तो वोल्टेज के साथ देखिए प्लस है माइनस है, इसका मतलब क्या, ये भाई आपका प्लस हो गया माइनस हो गया,
यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा ना, उसका जो वोल्टेज बचेगा, तो भाई ये मेरा डायोड फॉरवर्ड बाइस यानी शॉर्ट हो जाएगा भाई, और ये मेरा रिवर्स है क्योंकि कैथोड है एनोड है, कैथोड मेरा नेगेटिव है ना, तो ये ओपन हो जाएगा भाई, यानी इधर कोई करंट नहीं आया, तो इस तरह का सर्किट बनेगा। समझ गए? तो D1 से कितना करंट जाएगा, D1 से कितना करंट जा रहा है भाई, तो इस वाले सर्किट में देखिए I = V/R, किलो है तो ऊपर जाके मिली बन जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 1/2 है 0.5, तो D1 से जो करंट जाएगा 0.5 है, इससे 0 जाएगा भाई, तो D1 से 0.5 मिली एम्पियर और D2 से 0 जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ द मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट रेटिंग ऑफ अ डायोड इज 4 मिली एम्पियर देन, भाई ये जो डायोड लगाया ना, ये डायोड आप भाई 4 मिली एम्पियर तक इससे फ्लो करवा सकते हैं, ये खराब नहीं होगा, ये करंट रेटिंग आपका दिया हुआ भाई, क्लियर है। अब बोलता है कि भाई ऑप्शन के हिसाब से चलना है, तो भाई देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट है प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, यानी दोनों सेल एक दूसरे के अपोजिट लगा भाई, समझ में आया, कुछ इस तरीके लगा है भाई। टॉर्च वाला जो बैटरी होता है ना, ये सब नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो, नेटवर्क स्ट्रांग नहीं तो ट्रांजिस्टर में आप रोने लगेंगे, फिर कुछ भी समझ में नहीं, आप बाउंस करेगा, तो नेटवर्क आप स्ट्रांग कीजिए पहले। ठीक है, इस तरह बच्चे की तरह नहीं चलेंगे हम लोग, ये दोनों वोल्टेज एक दूसरे का अपोजिट, ये भी प्लस है ये भी प्लस है भाई, समझ गए। तो ओवरऑल नेट वोल्टेज क्या होगा, इसी का रहेगा सर, और कितने के बराबर, 10 के बराबर, फिर केवीएल लिख लीजिए, यहाँ से आप लगाइए लूप, तो 20 - I × 5 किलो ओम माइनस, ये इसको आइडियल मान रखा है मेरे ख्याल से, तो इसको शॉर्ट ही हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, माइनस के ये प्लस है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ना हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो माइनस होगा ये इक्वल टू 0, तो ओवरऑल क्या है आपका 20 में से 10 जाएगा तो 10 माइनस I × 5 किलो ओम इक्वल टू 0 भाई, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा आपका 10/5, और 10/5 का मतलब कितना 2 मिली एम्पियर आएगा भाई, तो रेटिंग था 4 मिली एम्पियर, लेकिन बह रहा है कितना सिर्फ 2 ही मिली एम्पियर भाई, ठीक है ना, तो ये डायोड मेरा सेफ रहेगा, खराब नहीं होगा भाई, क्लियर है। और ये डायोड कैसे फॉरवर्ड बाइस हुआ, कि भाई ये बड़ा बैटरी है ना, तो ओवरऑल इसी का इफेक्ट मिलेगा 10 वोल्ट का, समझ गए, 10 वोल्ट में से 10 वोल्ट घटाएंगे तो भाई रिमेनिंग यहाँ पे 10 वोल्ट ही तो बचेगा, नहीं तो ऐसे नहीं आता, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाइए आप। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज ऑफ द डायोड भाई, तो रिवर्स वोल्टेज बोला ना, रिवर्स वोल्टेज मतलब क्या है, डायोड मेरा ओपन हो जाएगा भाई, इसको ओपन कर दीजिए आप, डायोड मेरा ओपन हो चुका है, इसका मतलब क्या सिर्फ और सिर्फ यही सर्किट कंप्लीट करेगा, ये अगर ओपन है तो भाई यही लूप बनेगा ना, समझ गए। तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज तो भाई आपका डायोड के यहाँ पे और एक टर्मिनल यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये 20 किलो में भाई कोई करंट थोड़ा ना फ्लो होगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा, कि भाई डायोड ओपन है मेरा, रिवर्स बाइस मतलब डायोड ओपन है, समझ गया। तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज क्या होगा, ये डायोड के क्रॉस आएगा। तो इस केस में देखिए हम लोग का भाई यहाँ पे 20 वोल्ट है ना, और ये रेजिस्टेंस दोनों बराबर है, यानी 10 वोल्ट एक आ जाएगा और 10 वोल्ट एक आ जाएगा भाई, तो डायोड के पास कितना वोल्टेज आएगा 10 वोल्ट आएगा भाई, समझ गए। जो वोल्टेज के क्रॉस वही वोल्टेज डायोड के क्रॉस आएगा, क्योंकि डायोड को ओपन किया हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बोलता है विच डायोड इज फॉरवर्ड बाइस भाई, अच्छा नया फिगर दिया ना, 21 नंबर फिगर है भाई, 21 नंबर फिगर कहाँ है इसका, अच्छा यहाँ पे दिखाया इसने, ठीक है ना, ये तो कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा भाई, तो देखिए तो ये मेरा प्लस है ये माइनस है भाई, क्वेश्चन में लिख दिया है, क्वेश्चन में आपका लिख दिया है कि भाई ए मेरा पॉजिटिव है और बी मेरा नेगेटिव है भाई, तो इस केस में कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा, ठीक है ना। तो भाई ए मेरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इसका मतलब क्या कि भाई ये डायोड का ये पॉजिटिव है भाई, प्लस प्लस प्लस, ये ए पॉइंट यहाँ पे आ गया ना, तो भाई ये प्लस है, समझ गए, और ये तो भाई इसका ये कैथोड है ना, तो ये तो ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा, समझ गए। इसमें देखिए इधर ये नेगेटिव है तो भाई पूरा नेगेटिव कहाँ पे आ गया, इस पे आ गया, ये नेगेटिव है भाई, क्लियर है। तो ओवरऑल आपका इसमें D1 और D3 की कंडक्ट करेंगे भाई, D1 D3 कंडक्ट करेगा, यानी करंट ऐसा आएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, फिर ग्राउंड में जाएगा, फिर इधर ग्राउंड से निकलेगा RL से होते हुए, फिर ये मेरा शॉर्ट कर गया, फिर ऐसे होते हुए ऐसे चला जाएगा, तो जितना करंट यहाँ से निकला उतना करंट भाई आपका वापस भी तो आना चाहिए ना KCL के हिसाब से, तो ऐसे निकल गया ऐसे आ जाएगा भाई, इस तरह सर्किट कंप्लीट होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा D1 और D3 भाई, D1 और D3, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4। सेम फिगर में बोल रहा है द मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज, तो भाई मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा, डायोड को आइडियल लेना है यहाँ पे। तो भाई सबसे पहले देखिए हम लोग का यहाँ पे RMS वैल्यू दिया हुआ 230, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो भाई पहले 230 को आप क्या कीजिए 4 से भागा दीजिए, तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा वोल्टेज, सही बात है, VM आ जाए, मतलब यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा, और फिर इसको √2 से गुना कीजिए, तो भाई ये मेरा VM आ जाएगा, समझ में आया। और इस केस में ये डायोड और ये डायोड दोनों शॉर्ट हो जाएंगे भाई, यानी ओवरऑल आपका कुछ इस तरीके का नेटवर्क बनेगा, ठीक है। डायोड मेरा D1 शॉर्ट कर गया भाई, फिर यहाँ से होके ग्राउंड जाएंगे, फिर इधर आपका लोड है, लोड ग्राउंडेड है, यानी ग्राउंड से निकलेंगे, और फिर आपका
दूसरा डायोड यहाँ पे शॉर्टेड हो जाएगा और फिर ऐसे जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये दोनों ग्राउंडेड है, यानी दोनों सटे हुए भाई था, टूटा हुआ नहीं है एक तरीके से। क्लियर हो गया बोली भाई। तो इस तरीके से आपका ये लूप बनेगा। यहाँ पे मेरा डायोड D1 है और यहाँ पे जो शॉर्टेड दिखाया मेरा डायोड D3 है भाई। तो ओवरऑल आपसे क्या पूछ रहा है, वोल्टेज पूछा, आउटपुट वोल्टेज पूछा ना। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है भाई, ये है ना 230/4 गुना √2। तो इसका पहले वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ठीक है। और डायोड आइडियल, इसका मतलब क्या, इधर कोई ड्रॉप होगा नहीं भाई, तो सारा वोल्टेज कहाँ आएगा, RL के पास ही तो आएगा, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू होगा भाई, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर कितना है, 34 है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर देता है सेकंड आंसर भाई, ठीक है। 81.3 वोल्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। भाई आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरीके का होता है ना, समझ गए। तो ये आपसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू इनपुट का होगा, अगर इनपुट भाई मेरा इस तरीके का था तो इसी के बराबर तो होगा ना भाई, समझ गए। क्योंकि हाफ पॉजिटिव के लिए ये दोनों डायोड कंडक्ट करेंगे और रिमेनिंग हाफ नेगेटिव के लिए भाई ये दोनों कंडक्ट करेंगे, ये दोनों ऑफ हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है द डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो डीसी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा भाई बताइए, मतलब लोड के पास कितना आउटपुट वोल्टेज आएगा ये पूछ रहा ना। देखिए यहाँ पे भाई मेरे पास लोड पे तो इस तरह का वोल्टेज आएगा, समझ गए। ये वाला आएगा आपका D1 और D3 कंडक्ट करेगा, उसके लिए D1 और D3 कंडक्ट कर रहे हैं। ये वाला भाई आपका D2 और D4 कंडक्ट कर रहा है, फिर उसी तरीके D1 D3 इस तरीके। तो भाई ये जो आपका आ रहा है ना, इसमें भाई AC कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है और DC कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है, समझ गए। आपसे पूछ रहा है कि भाई DC आउटपुट वोल्टेज बताइए, नहीं प्योर DC की बात बोल रहा है भाई। तो फुल वेव रेक्टिफायर का जब DC वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम लोग एवरेज वैल्यू बोलते हैं, ये होता है आपका 2Vm/π, ठीक है भाई। तो 2 × Vm अभी जस्ट निकाला ना, Vm कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 81.3 आया था, डिवाइडेड बाई पाई करेंगे, आंसर आ जाएगा भाई। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है भाई। 35 का आएगा थर्ड आंसर भाई, ठीक है। थर्ड आंसर यानी 52 वोल्ट भाई। एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए। ठीक है भाई। तो 2 × Vm है आपका 81.3 डिवाइडेड बाई पाई यानी 3.14, बिल्कुल सही भाई। 51.7 आएगा यानी 52 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेम फिगर में द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज भाई। तो फ्रीक्वेंसी भाई आउटपुट वोल्टेज तो यही है मेरा, तो इनपुट वोल्टेज का भाई फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब एक साइकिल जो बन रहा है भाई ये 0 से लेकर 2π तक बन रहा है, लेकिन भाई ये एक साइकिल कितना बन रहा है, 0 से लेकर π भी बन जा रहा है, यानी इसका डबल है ना, यानी 100 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है भाई। बेसिक क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन है बैटरी डाउन हो रखा है भाई कैमरे का।